Hi everyone, so today we'll know the sources of our constitution. See, in this topic there's nothing conceptual as such, you just have to learn the table. Why it is important? Because one question directly comes from this topic in your exams. चाहे सिविल सर्विस प्रीलिम्स की बात करें या SSC CGL की बात करें, एक क्वेश्चन डायरेक्टली इसमें से आता है जो बिना किसी एफर्ट के, विदाउट मेकिंग मच एफर्ट, बिना ज्यादा दिमाग लगाए सीधा सीधा आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं. ठीक है, इस वीडियो में हम साथ में इस चैप्टर को याद करेंगे and I'll try to make these points easy for you to remember and will also emphasize the points which are more important. ठीक है, और ये भी बताऊंगी कि इसे याद कैसे करना है. Let us start. नंबर 1 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लार्जली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है. ठीक है, फेडरल सिस्टम, जुडिशरी, PSC, ऑफिस ऑफ गवर्नर, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं. ठीक है, अब आपको इसमें याद कैसे करना है. देखो, जैसे अगर जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये 3 चीजें हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है. जुडिशरी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, लेकिन इसी से रिलेटेड ये 3 चीजें, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, JR विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. तो ये चीजें आपको साथ साथ याद करनी होगी ताकि आपको डिफरेंस याद रहे. अगर खाली क्वेश्चन पेपर में आपको जुडिशरी से रिलेटेड कुछ आ गया, ये आ गया कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहाँ से लिया है हमने, तो आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी याद आएगा और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी याद आएगा, जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो इस डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अब सेकेंड चीज, अगर आप ऑफिस ऑफ गवर्नर देखें तो वो तो GOI 35 से लिया है, लेकिन गवर्नर को अपॉइंट करने का तरीका, ठीक है, जो स्टेट गवर्नर्स को सेंटर अपॉइंट करता है, ये तरीका हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है. ठीक है, तो ऐसे आपको डिफरेंस याद रखना है और साथ साथ आपको पॉइंट्स भी याद हो जाएंगे. थर्ड देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स. इमरजेंसी प्रोविजंस तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए जाते हैं, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये चीज हमने जर्मनी से लिया है. वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी अडॉप्ट किए हैं. ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड पे. सेकंड है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे पहले USSR कहा जाता था और अभी रशिया कहा जाता है. यहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं और प्रियम्बल में जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमने रशिया से लिया है. तो इसे तो याद करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. सबको पता है कि जो सोशलिस्ट थिंकिंग है, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन, ये सब रशिया से स्टार्ट हुआ है. इसलिए ऑब्वियस पॉइंट है कि हमने सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस रशिया से उठाया है. ठीक है, इसके अलावा प्रियम्बल का पूरी वर्डिंग्स आपको रटे हुए होने चाहिए. ये हमेशा काम आता है, चाहे यहाँ की बात करें, चाहे किसी भी मतलब राइटिंग स्किल्स में आपको कहीं पे भी काम आ सकता है. किसी भी क्वेश्चन में आप इसके बारे में लिख सकते हैं, इन पॉइंट्स को, इन वर्ड्स को, जो कि बहुत हैवी वर्ड्स हैं, जो हर जगह काम आ जाते हैं और आपको मार्क्स एक्स्ट्रा दिलवाने में हेल्प करते हैं. ठीक है, थर्ड हम लोग कर चुके हैं. फोर्थ, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो बिल ऑफ राइट्स थे वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के थे, वहीं से हमने बिल ऑफ राइट्स से फंडामेंटल राइट्स को लिया है. ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके अपने फंडामेंटल राइट्स बनाए हैं, थोड़ा बहुत नहीं, काफी मॉडिफिकेशन किया है, और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है. हमने जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया है, इसमें काफी चेंजेस भी किए हैं अपने हिसाब से, अपने देश की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं. ऐसे काफी सारे पॉइंट्स है इस पूरे टेबल में जो आपको बहुत ऑब्वियस से लगेंगे. अगर आपने एक बार भी पॉलिटी या लक्ष्मीकांत की रीडिंग दी है तो आपको काफी पॉइंट्स ऑब्वियस से लगेंगे. जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वो हमने ब्रिटिश से लिया है, तो बहुत ही ऑब्वियसली चीज है. अगर DPSP वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं. इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का है. तो ये सब पूरी चीजें बहुत ही थोड़ी ऑब्वियसली लगने लगती है जब आप एक बार अपने पॉलिटी पढ़ा हो. ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई. इसके बाद क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने यूएस से लिया है. कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट नाम ही इतना अच्छा लग रहा है, सोफिस्टिकेटेड सा, हमारा अपना नहीं है, यूएस से उठाया. ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक पॉइंट तो हम लोग ऊपर ही याद कुछ कर चुके हैं कि स्टेट गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट सेंटर करता है, ये चीज हमने कनाडा से ली है. इसके अलावा 3 पॉइंट्स और हैं. नंबर 1, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर. ठीक है, हमारा फेडरेशन कैसे है बाय द वे,
हमारा फेडरेशन ऐसा है कि जहां स्टेट्स के पास अपनी पावर्स हैं कुछ और कुछ पावर सेंटर्स के पास है, जैसे डिफेंस हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, ये सारी पावर सेंटर के पास है। लेकिन और बाकी की जो पावर्स हैं वो स्टेट के पास है अपनी। लेकिन जब इमरजेंसी का टाइम होता है तो हमारी गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाती है और सारी पावर सेंटर के हाथ में रह जाती है। तो ये हमारा फेडरेशन है, ठीक है। कनाडा में क्या है, कनाडा में फेडरेशन है लेकिन वहां पे ज्यादा पावर सेंटर के पास है, साथ ही रेजिडरी पावर्स भी सेंटर के पास है। रेजिडरी पावर्स किसे कहते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है या फिर एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो उन टॉपिक्स की पावर ऑटोमेटिकली सेंटर के पास चली जाती है। इन्हें हम रेजिडरी पावर्स बोलते हैं, ठीक है, जिनके बारे में कहीं मेंशन ना किया हुआ हो अच्छे से, दैट इज रेजिडरी पावर्स। तो रेजिडुअल पावर्स सेंटर के पास है, ये चीज भी हमने कनाडा से ली है। इसके अलावा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आप लोगों को याद, जब हमने प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा था तो आप लोगों को याद होगा कि प्रेसिडेंट की एक पावर ये भी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो होता है, ये भी चीज हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नाउ कमिंग विद द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो भाई बहुत ही ऑब्वियस है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये चीजें हमने फ्रांस से उठाई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उनका यही मोटो था, ठीक है। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हैं, और साथ ही साथ रिपब्लिक वर्ड, ठीक है, पहले हमारे प्रियम्बल में रिपब्लिक वर्ड जो है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है, ठीक है। तो दिस पॉइंट ऑल्सो यू मस्ट रिमेम्बर। नाउ कमिंग विद द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत सारी चीजें हमने ली हैं क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स का रूल था तो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस तो उन्हीं का होगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारी, वो ब्रिटिश से ही हमने ली है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, रूल ऑफ लॉ, बाइकैमरलिज्म मतलब जो दो हाउसेज होते हैं, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, पूरा ये सब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। इसके साथ साथ सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, क्योंकि अब और कुछ नहीं तो आपको इतना तो ध्यान आएगा ही ना कि वहां से कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट सिस्टम ब्रिटिश में होता है, हम थोड़ा गेस कर सकते हैं। देन प्रेरोगेटिव रिट्स, ये सब हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। अच्छा, जैसे मैंने जब ये बहुत पहले पढ़ा था तो मैंने इसे याद करने के लिए क्या किया था, अभी तो मुझे याद है, पर उस टाइम पे मैंने ये किया था कि छोटा सा डायग्राम था जो मैंने थोड़ा, मेरे इमेज दिमाग में थी और मुझे इसी से सारे पॉइंट्स याद रहते थे। तो दिस इज समथिंग विच आई डू फॉर एवरी टॉपिक, ठीक है। याद करने के लिए मैं जनरली यही करती हूँ कि उस चीज से रिलेटेड कोई इमेजिनेशन, कोई इमेज अपने दिमाग में बनाती हूँ, दैट्स हाउ आई रिमेम्बर। तो ये एक छोटा सा डायग्राम था, इसमें मैंने ये देखा कि ये जो दो बीच में सर्कल्स हैं, दीज आर फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस, सो दैट मेक्स मी रिमेम्बर बाइकैमरलिज्म, ठीक है। और साइड पे रेड कारपेट सा है जहां पे एक बाहर गाड़ी खड़ी है, तो इससे मुझे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस याद आते हैं। बीच में सर्कल है जहां ब्लू कलर भरा हुआ है, दैट इज कैबिनेट, बिकॉज वो ही है सेंटर ऑफ पावर, कैबिनेट के हाथ में ही तो है। वहां पे एक ऊपर बहुत ऊंची कुर्सी पे कोई राजा टाइप बैठा है, तो दैट मेक्स मी रिमेम्बर कि जज का जो काम होता है वो प्रेरोगेटिव रिट्स, जो रिट्स इशू करता है वो जज करता है, उसके हाथ में वो ऑर्डर करने वाला वो भी है, ठीक है। और ऊपर रूल ऑफ लॉ, सबसे ऊपर रूल ऑफ लॉ है, मतलब लॉ ही सबसे ऊपर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। इसके अलावा जो नीचे लोग खड़े हैं हाथों में हाथ पकड़े हुए, सो दैट मेक्स मी रिमेम्बर सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ पे, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, ठीक है। वैसे पूरे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ये चीज हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है वैसे, बाय द वे, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। एक सिटीजनशिप हमारे पास स्टेट की होती है और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब पूरे उसकी होती है, ठीक है। और ये लोग आपस में मिलकर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, मतलब सब वोट्स डालते हैं, तो ये चीज, तो इस तरह मैंने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई पॉइंट्स को याद किया था, ठीक है। नाउ थोड़ा सा फनी हो सकता है, सो प्लीज यू कैन इग्नोर इफ यू वांट, ठीक है। आगे चलते हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब भी आपने डीपीएसपी वाला चैप्टर याद किया होगा तो आपको ध्यान होगा कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया है और उन्होंने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे, ठीक है। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और हैं इसमें। नंबर 1, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जब भी बात करते हैं तो वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है इसका तरीका। लेकिन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का तरीका हमने लिया है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, ठीक है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, राज्यसभा में
245 मेंबर्स होते हैं, 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं 12 मेंबर्स, इनका नॉमिनेशन का प्रोसीजर हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और जो 233 मेंबर्स हैं इनके इलेक्शन प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने दो चीजें ली हैं, एक तो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, सोसाइटी चेंज होती गई, नए पॉइंट्स ऐड करने पड़े, चेंजेस करने पड़े, वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराने की जरूरत पड़ी और ये प्रोसीजर हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग विद द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अडॉप्ट किया। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ 3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जहाँ पे यूनियन और स्टेट, मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। और सेकंड है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज मतलब जब भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा होता, डिसीजन नहीं निकल पा रहा होता, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठ के ज्वाइंट सिटिंग में डिसीजन लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो यहाँ जहाँ दोनों मिलकर डिसीजन ले रहे थे, थोड़ा रिलेटेड सा है, आप लोगों को एक साथ याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑल्सो एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकॉस्ट, तो दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है, इसके साथ हमारा ये टॉपिक सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ। इस टॉपिक में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने समझा दिया, बहुत ही ऑब्वियस सा टॉपिक था, सिर्फ याद ही करने वाली चीज थी। लक्ष्मीकांत की स्टार्टिंग में ही एक टेबल दिया हुआ है और कुछ नहीं, तो आप इसे बस एक बार रीड कर लीजिए 2-3 बार, मतलब 1-2 हफ्ते छोड़ के एक बार देख लें तो भी आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। नहीं तो अगर आप लोग पॉलिटी पूरा पढ़ेंगे ना, पूरा बुक पढ़ेंगे, तो ये चीजें इतनी ऑब्वियस सी हो जाएंगी कि आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक आध क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है जो आपको पूरा मतलब मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।